तो चलिए स्टूडेंट, आज का आपका टॉपिक है टेंस। आपको आज मैं पढ़ाऊंगा टेंस किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। आज इसको मैं बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो भी विद्यार्थी मेरे चैनल पर नए हैं वो वीडियो को निरंतर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, जिससे मुझे अगली वीडियो बनाने के लिए ऊर्जा मिल सके। और इसी प्रकार से आप मेरे वीडियो में बने रहिए। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है वो आपका टेंस मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो देखिए, मैं बता दूं, टेंस जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो आपका टेंस हो जाएगा, टेंस देख लीजिए, टेंस जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। और टेंस से मतलब क्या है आपका, टेंस वह शब्द है जो किसको डिनोट करता है, टाइम को। यानी टेंस का मतलब होता है टाइम, यानी टेंस से ही हमें समय का पता चलता है। इस प्रकार से समय 3 प्रकार के होते हैं। एक समय जो चल रहा है वह होता है, एक बीता हुआ समय होता है और एक आने वाला समय होता है। तो जो समय हमारा चल रहा है उसी को हम प्रेजेंट टाइम कहते हैं, उसी को प्रेजेंट आप टेंस भी कह सकते हैं। जो समय बीता हुआ है उसको आप पास्ट टाइम बोलते हैं, उसी को आप क्या कह सकते हैं, उसको आप पास्ट टेंस भी कह सकते हैं। देखिए, जो समय मतलब अभी आने वाला है उसको आप फ्यूचर टाइम बोलते हैं, और फ्यूचर टाइम को भी आप क्या कहते हैं, फ्यूचर टेंस कहते हैं। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, ये जो टेंस होते हैं ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। और यदि आप अपने बातों को किसी दूसरे लोगों से एक्सप्रेस करना चाहते हैं, व्यक्त करना चाहते हैं, तो इस प्रकार से टेंसेस का उसमें बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा महत्व होता है। यदि आप देख लीजिए, स्पोकन इंग्लिश में भी टेंस को बहुत अच्छी तरीके से आपको आना चाहिए, तभी आप उसको क्या कर पाएंगे, बोल पाएंगे। तो देखिए, आज मैं आपको टेंस पढ़ाने वाला हूँ। टेंस जो है वो क्या डिनोट करता है, टेंस जो है वो टाइम डिनोट करता है। और टाइम होते हैं 3 प्रकार के। इस प्रकार से आपका ये जो पहला टेंस बना, पहला वो आपका हो गया प्रेजेंट टेंस। पहला टेंस आपका क्या होगा, प्रेजेंट टेंस होगा। दूसरा टेंस क्या होगा आपका, पास्ट टेंस होगा। दूसरा हो जाएगा आपका पास्ट टेंस, और तीसरा आपका हो जाएगा फ्यूचर टेंस। तीसरा कौन सा टेंस हो जाएगा, फ्यूचर टेंस। इस प्रकार से देखिए मेरे विद्यार्थियों, टेंस जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। अब देखिए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, यह 3 प्रकार के टेंस हो गए। तो इस वीडियो में मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, प्रत्येक टेंस के जो होते हैं वो 4-4 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं, पहला होता है आपका इंडेफिनिट, दूसरा होता है कंटिन्यूअस, तीसरा आपका हो जाएगा परफेक्ट, और चौथा हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस प्रकार से अगर देखा जाए प्यारे विद्यार्थियों, तो पहला जो आपका टेंस बनेगा वो आपका कौन सा होगा, प्रेजेंट का इंडेफिनिट। क्योंकि सभी टेंस के 4-4 भाग होते हैं, तो पहले आपको पढ़ना होगा इंडेफिनिट, लेकिन आपका पहला जो टेंस है वो प्रेजेंट है, इसलिए प्रेजेंट और इंडेफिनिट दोनों को मिलाकर बन गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। और देखिए, जो सबसे पहला आपका जो टेंस है वो क्या है, सबसे पहला टेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। उसको मैं आपको आज इस वीडियो में अच्छी तरीके से समझाऊंगा। प्रत्येक टेंस के लिए अलग अलग वीडियो में बना दूंगा, जिससे आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाइए और अपने बोलचाल के भाषा में भी टेंस का यूज अच्छी तरीके से आप कर पाइए, आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन न रहे। तो देखिए, आपका जो पहला जो टेंस होगा प्यारे विद्यार्थियों, वो हो जाएगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहला जो आपका टेंस होगा वो हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्या, बहुत से स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं, हम किसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसके हिंदी जो सेंटेंस होते हैं, हिंदी जो वाक्य होंगे, उसके अंत में क्या आता है, ता है, ती है, ते है, ते हैं, और क्या है, ताहू। इस तरह के इसके पहचान आते हैं। लास्ट में जब किसी वाक्य के अंत में क्या होता है, ता है, ती है, ते है, ताहू आदि शब्द क्या करते हैं, हिंदी वाक्यों के अंत में आते हैं, तो आप जान लेंगे कि वह टेंस कौन सा है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट
टेंस है। आप किस प्रकार से, या अगर कोई सेंटेंस अगर इंग्लिश में लिखा हुआ है तब कैसे जान पाएंगे यह कौन सा सेंटेंस? मैं आपको एक क्लू बता दूं, टेंस जो है वो किससे पहचाना जाता है? अपने फाइनाइट वर्ब से पहचाना जाता है, अपने हेल्पिंग वर्ब से पहचाना जाता है। तो देखिए कैसे इसका एक ही शब्द में बता दूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। अगर आपको इंग्लिश में कहीं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखेंगे, या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगा हुआ देखेंगे, तो आप जान जाएंगे कि यह जो लाइन लिखा हुआ है, जो इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान मैं आपको दोनों तरीके से बता दिया, हिंदी में भी बता दिया और इंग्लिश में भी बता दिया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों में जब हिंदी में वाक्य होता है तो वहाँ पे आता है कहा है, लेकिन जैसे ही वह इंग्लिश में लिखा होता है पहले से, तो आप इसको कैसे पहचान पाएंगे? जब भी फाइनाइट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फाइनाइट वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग देखेंगे तो आप जान जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो देखिए वीडियो में आगे बढ़ता हूँ, इसके एग्जाम्पल्स को मैं आपको बताऊंगा, बहुत अच्छी तरीके से इसको मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। बच्चे जो है, स्टूडेंट जो है, आखिर वो ट्रांसलेशन क्यों नहीं बना पाते हैं, उनकी क्या कमजोरी रह जाती है, तो आज मैं आपके कमजोरियों का पूरी तरीके से सफाया करने वाला हूँ वीडियो में। आप बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रांसलेशन कर पाएंगे, विशेष करके सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन है वो और अच्छी तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, मैं इसको इरेज कर देता हूँ और आपको मैं एग्जाम्पल और इसके फार्मूले की तरफ ले चलता हूँ। तो देखिए कोई भी टेंस को प्यारे विद्यार्थियों, तो उसमें सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला होगा अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा निगेटिव, तीसरा हो जाएगा आपका इंट्रोगेटिव और चौथा हो जाएगा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो देखिए स्टूडेंट, पहले मैं चलता हूँ अफर्मेटिव की तरफ और अफर्मेटिव का मैं फार्मूला लिखता हूँ। तो इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपका जो फार्मूला हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, वो पहले क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। आप जान लीजिए, पहले सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। अगर वर्ब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब में आपको यस या ईएस लगाने की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए यहाँ पे यस या ईएस हो जाएगा। उसके बाद आप क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका। उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों आपका यहाँ आ जाएगा एडवर्ब, उसके बाद हो जाएगा फ्रेज। तो देखिए ये हो गया आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फार्मूला, जो अफर्मेटिव सेंटेंस में अप्लाई होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में आप इसको यूज कर पाएंगे। तो देखिए जब मैं पढ़ाता हूँ तो फार्मूले की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है, वह टेंस बनाना जो है एक कलाकारी है, आप उसको आज जान लीजिए। लेकिन आपको बस क्या पता होना चाहिए, कौन कौन से जो वर्ड आए हैं उसके कौन कौन से मीनिंग होंगे, बिना इसके आप ट्रांसलेशन को टेंस को नहीं कर पाएंगे। तो आपको जो भी मतलब वर्ड मीनिंग है उसको आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर पहले हो गया सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब में यस, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब और फ्रेज। यह आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का फार्मूला रहा। अब इसका एग्जांपल आप करके देखिए। एग्जांपल में मैं आपको बता दूं, वह अपना प्रश्न याद करता है। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यह जो सेंटेंस लिखा हुआ है वह अपना प्रश्न याद करता है, तो यहाँ पर आपका ये जो सब्जेक्ट है क्या हो गया? वह हो गया। तो आप पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट आपका वह हो गया, इसलिए इसके लिए आप क्या लिख पाएंगे? ही लिखेंगे। और देखिए मैं बता दूं, सेंटेंस किसी प्रकार का हो, चाहे अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो या कुछ भी हो, जैसे आपको सब्जेक्ट मिल जाता है तो फार्मूला को मारिए गोली और हिंदी वाक्य के लास्ट में चले जाइए, तो आप देखेंगे कितने आसानी तरीके से, कितने आसानी से आप ट्रांसलेशन कर पाएंगे। तो देखिए मैं लिख दिया क्या? वह के लिए ही लिख दिया। अब आप आ जाइए लास्ट में, लास्ट में आएंगे तो आपको यहाँ दिखाएगा है, दिखाएगा, लेकिन आप कब है लिख पाते हैं और कब है के लिए ईद नहीं लिख पाते, इसको मैं आपको बता दूं। बहुत से विद्यार्थी क्या करते हैं, कोई भी टेंस हो हमेशा इज, एम, आर, वाज, वर का ही प्रयोग कर पाते हैं, करते ही हैं, क्योंकि वो लास्ट में उन्हें है वो साथ ही मिलता है।
तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आप लास्ट में आएंगे और यहाँ पे आप देख रहे हैं तो है के लिए आपको तुरंत ईद का प्रयोग नहीं करना है, आपको देख लेना है इसके पहले क्या आया है। तो जब है हो हु आया हो और उसके पहले क्या आया हो, कोई वर्ब आया हो, कोई फाइनाइट वर्ब दिया हो, तब आप उसका ईद एवाज नहीं लिख पाएंगे। तो उस कंडीशन में जब भी है हूँ के साथ पहले आया होगा उसके लिए हम ईद एवाज वहां पर नहीं लिख पाते हैं। है हो आया हो लेकिन जब वर्ब नहीं दिया होता है, क्रिया नहीं दी होती है, तब आप ईद एवाज का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे है आया है लेकिन यहाँ पर आपका याद करना जो है ये आपका क्या है, वर्ब है। इस कंडीशन में आप ईद एवाज का प्रयोग नहीं करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ ये आपका कंफ्यूजन समाप्त हो गया होगा कि कब ईद एवाज का प्रयोग करते हैं और कब नहीं करते। ईद एवाज का प्रयोग हम तभी करते हैं, फिर से मैं आपको बता दूं, जब कोई वर्ब नहीं दिया रहता, और जब वर्ब दिया रहेगा उसके साथ तो आप ईद एवाज नहीं लिख पाएंगे, इसलिए यहाँ ईद एवाज का प्रयोग नहीं होगा। तो क्या करेंगे आप, तो इस पूरे को आप क्या कर लेंगे, मिला लेंगे तो हो जाएगा याद करता है। क्या करता है, याद करता है। तो देखिए सब्जेक्ट लिखिए, लास्ट में आइए और लास्ट से बढ़ते जाइए, एक एक शब्दों को आप लिखेंगे और क्या हो जाएगा, उसका ट्रांसलेशन आप बखूबी बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो देखिए ही हो गया, अंतिम में आए हम तो क्या हो गया, याद करता है। तो याद करना का मीनिंग आप क्या जानते हैं, याद करना का मीनिंग लर्न होता है। अब देखिए यहाँ पर यह सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है और जितनी वर्ब होती है क्या होती है, प्लूरल होती है प्यारे विद्यार्थियों। तो यहाँ जो है वो आंकड़ा सेम नहीं है, आपको आंकड़ा सेम करके लिखना होगा। देखिए यहाँ पर आपका 36 का आंकड़ा है, 36 का आंकड़ा है। 36 के आंकड़े का मतलब क्या होगा, यहाँ पर ये सब्जेक्ट और यहाँ पर ये जो वर्ब है आपस में इनमें कोई तालमेल नहीं है। तो तालमेल हम कैसे बैठाएं, तालमेल बैठाने के लिए जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी होना चाहिए सिंगुलर। तो प्यारे विद्यार्थियों इसको भी हम क्या करेंगे, सिंगुलर बनाएंगे। और सिंगुलर बनाने के लिए जैसा कि आप जानते हैं यहाँ फार्मूला में भी लिखा हुआ है यस या यस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए हम क्या कर देंगे, लंस कर देंगे। अब ये देखिए जो 36 का आंकड़ा था आपका जिनमें कोई पटरी नहीं था, अब ये क्या हो गया आपका सिंगुलर, ये भी हो गया। तो देखिए 63 का आंकड़ा हो गया, दोनों में क्या हो गई, मित्रता हो गई। तो इस प्रकार से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग हम कर पाते हैं। इस प्रकार से देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर था तो वर्ब भी आपका सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी आपको प्लूरल में लिखना पड़ेगा। तो देखिए वह का ही हो गया। आप लास्ट में आए तो याद करता है, ये पूरा पोर्शन एक ही साथ है। तो जब पोर्शन एक ही साथ हो, कई शब्द मिलकर एक ही साथ हो तो उनका एक ही साथ वर्ड मीनिंग लिखते हैं, तो लंस हो गया। अब फिर इधर आएंगे तो क्या मिला, प्रश्न। तो प्रश्न का आप जानते हैं क्वेश्चन, लेकिन जब एक शब्द का उसके पहले कोई मेहमान हो, मतलब कोई रिलेटिव शब्द आया हो, तो आप उसको भी उसके साथ ही लिखेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे केवल प्रश्न नहीं है, क्या है, अपना प्रश्न है। मैं बताया हूँ इधर से आपको पढ़ते जाएंगे, लेकिन जब कोई शब्द अगर अकेले होगा तो उसका वर्ड मीनिंग आप लिख देंगे, लेकिन उस शब्द से अगर किसी का रिलेशन होगा तो रिलेशन वाले को भी क्या करते हैं, साथ में लिया कर हम लिखते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे प्रश्न को लिखने से पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा, अपना का वर्ड मीनिंग लिखना पड़ेगा। और अपना का वर्ड मीनिंग लिखने के लिए हम जाएंगे कहाँ पर, सब्जेक्ट के पास। अपना का वर्ड मीनिंग कभी भी सेंटेंस में मनमानी नहीं लगता है। स्टूडेंट क्यों गलत कर देते हैं, क्योंकि वो मनमानी अपना का मीनिंग लगा देते हैं, है ही तो लगा देंगे देयर, योर, हर। तो आप पहले अपना का मीनिंग लगाने के लिए आप सब्जेक्ट के पास जाइए, देख लीजिए इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है। जैसे ही आप सब्जेक्ट देखेंगे आपके अपना का मीनिंग कभी गलत हो ही नहीं सकता है, मेरा पूरा दावा है। तो देखिए यहाँ पर ही है, तो ही के अनुसार आप जानते हैं अपना का मीनिंग होता है ही। तो देखिए यहाँ पर आपका गलतियां क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। तो ही लर्न बचा क्या, अब प्रश्न, तो प्रश्न का हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों इस तरीके से वह अपना प्रश्न याद करता है, ही लर्न्स हिज क्वेश्चन।
आप इसको बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर पाएंगे और लिख पाएंगे, बोल पाएंगे, समझ पाएंगे, ये मेरा पूरी तरीके से गारंटी है। अगर इस तरीके से आप क्या करना शुरू कर दिए, ट्रांसलेशन को बनाना शुरू कर दिए, तो आपके किसी प्रकार का 1% का कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। और अगले एग्जाम्पल को आप समझिए कैसे आप कर पाएंगे। एक प्लूरल के रूप में मैं आपको दे दूं, अगला देख लीजिए। वे वे प्रतिदिन वे प्रतिदिन अपना गृह कार्य पूरा करते हैं। वे प्रतिदिन अपना गृह कार्य पूरा करते हैं। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसमें जो आपका सब्जेक्ट आया है वो क्या है, वे है, जिसके लिए आपको लिखना पड़ेगा दे, और दे के बाद मैं पहले ही बता दिया हूँ किसी प्रकार का सेंटेंस को आप तुरंत आ जाइए लास्ट में सब्जेक्ट को लिखने के बाद, तो तुरंत आप क्या कहाँ आएंगे, पूरा करते हैं। आप यहाँ पे आएंगे, देखेंगे है आया है, इसके लिए हमारा का प्रयोग क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके पहले क्या दिया है, पूरा करना, और पूरा करना एक वर्ब है, तो वर्ब के साथ जब है वो दिया रहता है उसके साथ ही हमारा का प्रयोग होता ही नहीं, तो आप पूरा मिला लेंगे, तो क्या है, पूरा करते हैं। तो पूरा करने का मीनिंग आपको मैं बता दूं, कंप्लीट आप लिखेंगे, तो दे कंप्लीट। अब यहाँ पे हम आंकड़ा मिलाना कि ये सेंटेंस रॉन्ग हो रहा है कि राइट हो रहा है। यहाँ पर देखिए दे क्या है, ये प्लूरल नंबर का प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, और कंप्लीट जितने भी वर्ब होते हैं वो पहले से प्यारे विद्यार्थियों क्या होते हैं, वो प्लूरल ही होते हैं। तो देखिए यहाँ पर आंकड़ा क्या है, इक्वल है यानी बराबर है, इसलिए यहाँ पर कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। अब यहाँ पर एस का कोई प्रयोग नहीं होगा, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, बात बराबर। तो अब देखिए वे हो गया, कंप्लीट हो गया, पूरा करते हैं, फिर इधर चलेंगे तो क्या मिला, गृह कार्य, लेकिन यह अकेले तो है नहीं, इसके साथ इसका एक भाई आया है। इसका भाई कौन है, अपना। यहाँ से अब हमको लिखना पड़ेगा, और अपना, अपने, अपनी का माने लिखने के लिए, उसका वर्ड मीनिंग लिखने के लिए आप कहाँ जाएंगे, आप सब्जेक्ट के पास जाएंगे, तो कोई गलती नहीं करेंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, दे है, तो दे के अनुसार आप अपना का क्या लिख पाएंगे, देयर लिख लेंगे। दे के अनुसार क्या होता है, देयर होता है, ही के अनुसार हिज होता है, यू के अनुसार योर होता है, आई के अनुसार माई होगा, और वी के अनुसार आवर हो जाएगा, सी के अनुसार हर हो जाएगा। सभी सब्जेक्ट के साथ अपने का मीनिंग अलग अलग होता है। यहाँ पर देख लीजिए दे के अनुसार क्या हो गया, देयर हो गया, बचा क्या, गृह कार्य, तो गृह कार्य का आप क्या लिखेंगे, गृह कार्य का हो जाएगा होमवर्क। बचा क्या, प्रतिदिन, तो प्रतिदिन के लिए आप एवरीडे भी लिख सकते हैं और डेली भी लिख सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, मैं यहाँ पर डेली लिख देता हूँ। तो स्टूडेंट इस तरीके से यह आपका जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से समझाने का भरसक प्रयास किया हूँ, आपको समझ में भी आया होगा। मैं दोनों तरीके से बता दिया, सिंगुलर में बता दिया और प्लूरल में बता दिया। तो देखिए अफर्मेटिव में ये फार्मूला अप्लाई होता है, सब्जेक्ट वर्ब का प्रथम में चाहिए सब्जेक्ट एडवर्ब और फ्रेज। हाँ एक चीज मैं यहाँ पर आपको बता दूं, एडवर्ब और फ्रेज, यहाँ पर आप समझ नहीं पा रहे होंगे क्या एडवर्ब है क्या फ्रेज है। बहुत से लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट तक लिखने के बाद लिख देते हैं अदर वर्ड, तो अदर वर्ड में आखिर आएगा क्या प्यारे विद्यार्थियों, अदर वर्ड में या तो एडवर्ब आता है या तो फ्रेज आता है। कभी कभी एडवर्ब और फ्रेज दोनों ही दिया जाता है। एडवर्ब का मतलब आप जान लीजिए क्रिया विशेषण होता है, जो क्रिया की विशेषता बताता है, और फ्रेज का मतलब होता है शब्द समूह, वाक्यांश, ठीक है। तो फ्रेज क्या करता है, फ्रेज जो है पूरा पूरा अर्थ नहीं देता है। तो यहाँ पर देख लीजिए केवल एडवर्ब आया हुआ है, और वो है आपका एडवर्ब जो है क्या है, प्रतिदिन इस सेंटेंस में फ्रेज नहीं आया है, ठीक है। तो आप प्रतिदिन आपका जो है वो एडवर्ब है, यहाँ पर गृह कार्य पूरा करने का एक काम कैसे हो रहा है, डेली डेली हो रहा है, प्रतिदिन हो रहा है, रोज रोज हो रहा है। इस प्रकार से आपका एक प्रतिदिन डेली जो है एडवर्ब हो गया, और ये फ्रेज इस वाक्य में नहीं आया। अब चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों इसके निगेटिव सेंटेंस की ओर। इसको आप जान लीजिए बहुत अच्छी तरीके से, और इसको अपने दैनिक जीवन में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, तभी आपका इसको ठीक ठाक हो पाएगा। अब देखिए इसको मिटाते हैं और चलते हैं निगेटिव सेंटेंस की तरफ।
क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी ना हो पाए इसका मैं ख्याल रख रहा हूँ। तो देखिए निगेटिव सेंटेंस में आप क्या कर पाएंगे, निगेटिव सेंटेंस को अगर आपको जानना हो निगेटिव सेंटेंस, तो निगेटिव सेंटेंस में आप क्या करेंगे, सीधे निगेटिव सेंटेंस में लिखेंगे क्या, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ प्यारे विद्यार्थियों आएगा डू नॉट और डज नॉट। सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे क्या आएगा, डू नॉट डज नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इसके बाद आप जान लीजिए एडवर्ब और फ्रेज आ जाएगा। ये निगेटिव का आपका फार्मूला हुआ। इस तरीके से निगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं और प्लूरल के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, एग्जाम्पल है हम अपने मेहमानों का अपमान नहीं करते हैं, हम अपने मेहमानों का अपमान नहीं करते हैं। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये जो सेंटेंस शुरू है हम से, तो हम के लिए आप क्या लिखेंगे, वी, और वी क्योंकि आपको पता है कौन सा आपको नाउन है, किस प्रकार का सब्जेक्ट है, तो प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ आप क्या लिखेंगे, डू नॉट लिखेंगे, और सिंगुलर के साथ आप क्या लिखेंगे, डज नॉट लिखेंगे। तो वी और वाक्य क्योंकि निगेटिव है तो हो जाएगा डू नॉट, तो वी डू नॉट, ठीक है, वी डू नॉट। अब देखिए लास्ट में ही हम आएंगे, डू नॉट यानी नहीं के लिए हम निकाल के बाहर कर दिए डू नॉट, बचा क्या, अपमान करना, तो अपमान करना का देखिए, अपमान करना का मीनिंग आपका है प्यारे विद्यार्थियों, इंसल्ट हो जाएगा, तो वी डू नॉट इंसल्ट। अब किसका अपमान नहीं करते हैं, अपने मेहमानों का, तो देखिए फिर से अपने का मीनिंग लिखना पड़ेगा, यहाँ पर का के लिए आप जीरो, का के कारण आप तब होता है जब दोनों तरफ नाउन होता है, यहाँ पर देखिए अपमान करना वर्ब है और मेहमान क्या है, नाउन है, तो जब दोनों तरफ नाउन होगा तभी आप लग पाएगा, नहीं तो आप हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर अपने मेहमान, इधर तो मेहमान नहीं लिखता, एक वो भाई है ना, तो अपने मेहमान अब किसके अनुसार आएगा, अपने वी के अनुसार, तो वी के अनुसार आप क्या लिख पाएंगे, और मेहमान का मीनिंग हो जाएगा गेस्ट। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थी देखिए निगेटिव सेंटेंस भी आपका ये हो गया, ठीक है। तो ये वी डू नॉट इंसल्ट आवर गेस्ट, हम अपने मेहमानों का अपमान नहीं करते, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस रहा। अब ये आप इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट भी लेते जाइएगा जिससे आपको इससे पढ़ने में कोई दिक्कत परेशानी न हो। अब चलते हैं हम इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ, उसको भी बता दें, तो इंट्रोगेटिव देख लीजिए आप, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को प्यारे विद्यार्थियों पहला जो आपका फार्मूला होगा वो यस नो टाइप फार्मूला होता है। पहला जो फार्मूला होता है वह यस नो टाइप क्वेश्चन का फार्मूला होता है। अब यस नो टाइप क्वेश्चन कहते किसको है प्यारे विद्यार्थियों, जो सेंटेंस शुरू होते हैं क्या से, उन्हें हम कहते हैं यस नो टाइप क्वेश्चन। और यस नो टाइप क्वेश्चन में क्या होता है, बस हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो कहाँ आ जाती है, पहले, तो पहले क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा डू और डज। इसमें फार्मूला मैं नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट बता दे रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा वीडियो। तो देखिए इसका फार्मूला आप जान लीजिएगा, डू डज पहले कर दीजिएगा, क्या तुम, क्या तुम अपना, क्या तुम अपना फल खाते हो, क्या तुम अपना फल खाते हो। अब देखिए सेंटेंस शुरू हो गया क्या से, लास्ट में देखिए से हो आ गया, प्रेजेंट से देखने का नेगेटिव सेंटेंस आ गया। इस कंडीशन में आप क्या कर पाएंगे, पहले आप डू डज लिखेंगे, लेकिन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट यहाँ आया है तुम, तो इसके अनुसार क्या लिख लेंगे, डू लिख लेंगे। अब जब भी कोई वाक्य क्या से शुरू हो उसके लिए व्हाट का प्रयोग पहले ही नहीं करते प्यारे विद्यार्थियों, डू और डज से काम चल जाएगा, मतलब जिस टेंस में रहेगा उसकी हेल्पिंग वर्ब से काम चल जाता है। अकॉर्डिंग टू आपको बस सब्जेक्ट लिखना है, तो डू हो गया, सब्जेक्ट आपका क्या है तुम, तो हो जाएगा यू। अब हम आ जाएंगे लास्ट में, सब्जेक्ट मिलते ही आप आ जाएंगे लास्ट में, तो यहाँ पर लास्ट में आएंगे तो क्या है, खाते हो, तो खाते हो कहा जाएगा ईट। बचा क्या, फल, लेकिन किसका, अपना। आप देखिए फिर अपने का मीनिंग यहाँ पे आप लिखेंगे,
यू के अनुसार हो जाएगा योर। यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, फ्रूट। यहाँ पे हो गया फ्रूट। तो यहाँ पर देखिए, डू यू ईट योर फ्रूट, क्या आप अपना फल खाते हैं, या क्या तुम अपना फल खाते हो, इसको आप इस तरीके से बोल पाएंगे। इस तरीके से आपका प्रेजेंट इंग्लिश का इंट्रोगेटिव का यस नो टाइप क्वेश्चन हुआ। डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन को मैं आपको बता दूं, दूसरा देख लीजिए, इसको मिटाते हैं। डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन देख लीजिए, दूसरा दूसरा जो आपका होगा ये डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन होगा। और डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन में प्यारे विद्यार्थियों, सेंटेंस क्या से नहीं शुरू होता है, वह किससे शुरू होता है, वह शुरू हो जाता है आपके मतलब क्वेश्चन वर्ड से। तो पहले आप क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड, लेकिन यहाँ पे डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन वर्ड आएगा कहाँ, हिंदी वाक्यों के बीच में आता है। तो आप देख लीजिए, वे अपने कमरे में क्या करते हैं, वे अपने कमरे में क्या करते हैं। अब देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और इसका इंट्रोगेटिव है, जो कौन सा टाइप है, डब्ल्यू एस टाइप। डब्ल्यू एस टाइप क्यों होगा, क्योंकि देखिए इसके बीच में क्या आ रहा है, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, क्यों, कब, कैसे, कुछ भी आ सकता है। इसको हम क्या ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे, पहले, क्योंकि पहले फॉर्मूला में जाएगा क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड आप यहाँ पे पहले लिखिए। इसके लिए क्या हो गया, व्हाट हो गया। अब देखिए हमको चाहिए डू डज, तो डू डज लगाने के लिए सब्जेक्ट देख लीजिए, वे आया है, तो ये डू हो गया। सब्जेक्ट यहाँ पे वे का दे हो जाएगा, और सब्जेक्ट मिलते ही लास्ट में आ जाएंगे, तो यहाँ पे करना, तो करना का फिर से क्या हो जाएगा, डू। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पर ये मेन वर्ब है। फिर आएंगे इधर से बढ़ते हुए, तो मैं आया, सही बचा क्या, कमरे, लेकिन किसके, अपने। अब किसके अनुसार अपने, दे के अनुसार, तो दे के अनुसार क्या हो जाएगा, देयर डू। तो इस तरीके से प्यारे विद्यार्थियों, ये पूरा मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा कर एक ही वीडियो में समाप्त कर दिया। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का कैसे बनेगा, ये आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा, लेकिन मैं बता दूं, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में इसी तरीके से आप बनाएंगे। बस नॉट या नेवर का प्रयोग कहाँ करेंगे, हमेशा सब्जेक्ट के बाद करेंगे। इस प्रकार से पूरा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आप इससे बहुत कुछ सीखने का भी प्रयास करेंगे। तो आप क्या करते रहिए, निरंतर मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो।